नमस्कार, जय हिंद लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए SCERT का अध्ययन कर रहे हैं और क्लास 6 के दूसरे चैप्टर में हम लोग आज पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है चट्टान और खनिज। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी के अंदर ताक झांक यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चट्टान और खनिज। इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट होंगे उन सभी बातों की चर्चा हम लोग आज की अपनी इस क्लास में करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट फैक्ट को यहाँ पर समझते चलेंगे, कुछ कंसेप्ट बनाएंगे और उस पर आधारित जितने भी प्रश्न आपको मिले आप उसका अभ्यास करते रहें। यहाँ पर देखिए, एक कहानी के माध्यम से हमेशा से आप जानते हैं कि SCERT और NCERT में आपको कहानियों के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश की जाती है। और उसी सिलसिले में एक कहानी आपके सामने है कि स्कूल के पास की सड़क बन रही थी। सड़क के किनारे छोटे पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। स्कूल आने वाले बच्चों ने पत्थरों के टुकड़े उठा लिए, कुछ ने तो अपनी जेब में भी रख लिए। सड़क बनाने वाली कंपनी का एक व्यक्ति मास्टर साहब के पास गया और बच्चों की हरकतों के बारे में शिकायत करने लगा। मास्टर साहब उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद आने को कहकर बच्चों को संभालने में लग गए। ऐसा आपको भी करना पड़ेगा जब आप मास्टर साहब बन जाएंगे तो। प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों से आग्रह किया कि कल सभी बच्चे अपने अपने घर से एक एक पत्थर बनाकर लाएंगे। मास्टर साहब का आग्रह सुनकर सभी सोच में पड़ गए। भला घर में पत्थर कैसे बनेंगे? सभी के मन में यही प्रश्न था। आखिर विजय से नहीं रहा गया। वो पूछा कि पत्थर घर में थोड़ी ही बनते हैं, फिर हम भला कहाँ से बना पाएंगे? हाँ, यही तो बात है। उन्होंने पूछा, ये पत्थर आते कहाँ से हैं? अब देखिए, किस तरीके से बेहतर तरीके से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की गई है कि पत्थर कहाँ से आते हैं जिन्हें आप रोज सड़क के किनारे से उठाकर इधर उधर फेंकते रहते हैं। अब सब अवाक रह गए। सबके मन में ये उत्सुकता बन गई कि सचमुच ये पत्थर कहाँ से आते होंगे। मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, मैं सड़क बनाने वाली कंपनी के व्यक्ति को बुलाता हूँ, वही बताएंगे कि ये पत्थर कहाँ से और कैसे आते हैं। यह कहकर उन्होंने नरेंद्र को सड़क बनाने वाली कंपनी के उसी व्यक्ति को बुलाने को भेजा जो थोड़ी देर पहले स्कूल में आया हुआ था। उसके आते ही मास्टर साहब ने सीधा प्रश्न किया, ये पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं? जो सड़क बनाने वाली कंपनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। अब यहां पर आप देखेंगे तो जो अगला पॉइंट आपको मिलेगा, तो उसने बताया कि दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग के हैं, उन्हें हम करबंदिया से मंगवाते हैं। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, देखिए, ये पत्थर जो होते हैं स्लेटी रंग के हैं, उन्हें हम करबंदिया से मंगवाते हैं। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थरों को राजगीर या गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच से भी आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म और आकार के होते हैं। जरूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को मंगवाते हैं। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काटकर, ध्यान रखिएगा, पहाड़ों की चट्टानों को काटकर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों से लाद कर मंगवाए जाते हैं। इन पर काफी लागत भी आती है, इसीलिए बच्चों को पत्थर को बिखराने से मना करता हूं। और ये कहकर वो चुप हो गए। सभी बच्चे आश्चर्य भाव से सुन रहे थे। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो पत्थर जो होते हैं वो किस रंग के होते हैं, ये सारा प्रश्न भी आपसे मिल सकता है। करबंदिया से मंगवाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। शेखपुरा से भी किस प्रकार के मंगवाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कुछ पत्थर जो भूरे रंग के होते हैं वो राजगीर और गया की पहाड़ियों से मंगवाते हैं। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकुड़ और डोमचांच कहाँ पर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, झारखंड में होता है। और फिर इसके बाद में सामान्य बातें हैं जिसको आप बखूबी समझते हैं। फैक्ट के रूप में आपको ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने की जरूरत है। ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं। जैसे बिहार का जब आप फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मालूम होगा कि बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर ज्यादातर सब पत्थर वाले एरिया ही हैं, यानी कि झारखंड से लगा हुआ जो बिहार का हिस्सा है वहां पर आपको इसी तरीके की फिजिकल डिवीजन आपको देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो सड़क बनाने वाला व्यक्ति था उसने सारी बातें बता दिया, तो माट साहब ने उसका धन्यवाद कहते हुए उन्हें विदा कर दिया। अब उन्होंने बच्चों को समझाया, सुना,
आपने ये पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काट कर निकाले जाते हैं। ये पत्थर भूरे रंग के भी होते हैं, स्लेटी रंग के होते हैं। तब संजीदा पूछ बैठी कि सर क्या चट्टान अलग अलग होती हैं? हाँ। शिक्षक ने गंभीरतापूर्वक कहना शुरू किया कि चट्टानें जो होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अब 3 प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो इनके जो प्रकार आपको दिखलाई पड़ते हैं, ये टोटल कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के हैं। एक को हम लोग कहते हैं आग्नेय, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और दूसरा जो होता है अवसादी कहते हैं, या इसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और इसके बाद जो तीसरा नंबर है होता है रूपांतरित, इसी को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बोलते हैं। तो ये आपको अलग अलग जो है ये चट्टानें होती हैं 3 टाइप की। अब एक एक चट्टानों के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि आखिर जो चट्टानों के अलग अलग प्रकार आपको दिए गए हैं उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं। नंबर 1 आपके सामने है यहाँ पर आग्नेय चट्टानें यानी कि इग्नियस रॉक्स। देखिए ध्यान से चीजों को समझिएगा। पिघला हुआ पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के नीचे या धरातल के ऊपर जम जाता है। तो अब यहाँ पर जम जाता है, इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो कठोर पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर। अब पिघला हुआ जो पदार्थ होता है पृथ्वी के अंदर, इस वाले पॉइंट को जरा आप समझिए कि अगर कोई पिघला हुआ पदार्थ है और कहाँ पर है? पृथ्वी के आंतरिक भागों में है। पृथ्वी के अगर आंतरिक भागों में है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिघला पदार्थ आंतरिक भागों में है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। सॉरी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। जब तक ये आंतरिक भागों में होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्मा। और जब यही आंतरिक भाग से होता हुआ बाहर आ जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और जब लावा ये ठंडा होता है, जब ये लावा ठंडा होता है तो जो बनने वाली चट्टान होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। पिघला हुआ पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर है उसको हम लोग मैग्मा कहेंगे, और जब यह धरातल पर आ जाता है, यहाँ पर लिखा गया है कि जब ये धरातल पर आता है तो उसके निकट जमा हो जाता है, या आंतरिक भागों में या ऊपरी भागों में, और उससे जो जमा होने वाली चट्टान होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारी आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टानों में परत की कमी होती है या एब्सेंस होता है। इसमें रवे पाए जाते हैं और रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर यह निर्भर करता है। रवे का आकार छोटा छोटा होगा कि बड़ा बड़ा होगा। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टानों के रवे जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टानों के रवे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं। अब यहां से बात समझ में आ गई है। और पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी से जम जाती हैं, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको बैसाल्ट और ऑब्सीडियन दिया गया है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझ के रखना है कि अगर कोई भी चट्टान जो है वो लावा जो है अगर ये धीरे धीरे जमता है, ध्यान रखिएगा कि अगर ये धीरे जमना, धीरे जमने को हम लोग क्या कहेंगे? अगर धीरे धीरे जम रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि रवे जो होंगे ये बड़े होंगे, बड़ा रवा होगा। और अगर ये जल्दी से जमता है, जल्दी जल्दी अगर जमेगा, जल्दी जमना अगर होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इससे जो बनने वाला रवा होगा इसका ये महीन रवा बनेगा। तो जल्दी जमना का मतलब महीन रवा, और धीरे धीरे जमने का मतलब होता है बड़े बड़े रवे। यहां पर आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरी विशेषता इसकी क्या होती है आग्नेय चट्टानों की कि इसमें परत नहीं पाए जाते हैं, इसमें रवे पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं और वो चट्टान है आपकी अवसादी चट्टान, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है ये चट्टानें जो होती हैं ये अवसादों या तलछट के जमाव से बनती हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि जो ये अवसाद होता है,
अवसाद किसको कहा जाता है? तो अवसाद का मतलब होता है चट्टानों के जो टूटे फूटे छोटे छोटे आकार के, ना जैसे रवे होते हैं या धूल टाइप का होता है, तो वो चट्टानों के टूटे फूटे जो पार्ट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तलछट कहते हैं या अवसाद कहते हैं। तो इन्हीं के जमने से जो चट्टान बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। तो एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कुछ अलग अलग पॉइंट भी आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं, और वो पॉइंट आपके लिए क्या है? पॉइंट आपके लिए यहाँ पर ये हो जाता है कि ये चट्टानें जो होती हैं दो अवस्थाओं में बनती हैं। पहला होता है पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं और अवसादी चट्टान का निर्माण करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में चूना पत्थर। सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो चूना पत्थर होता है यह किस प्रकार की चट्टान होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा अवसादी प्रकार की। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता है और तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में बालू पत्थर, सिल, ये भी कैसे हैं? अवसादी चट्टान के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में आप इनको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे चूना पत्थर है या फिर बालू का पत्थर है या सिल है, ये सभी आमतौर पर आपसे पूछे जाएंगे कि किस प्रकार की चट्टानों के ये एग्जाम्पल होते हैं। धरातल के अंदर या धरातल के बाहर अगर है तो जब आप 11 to 12 वाला एग्जाम देंगे, 11 से 12 वाला जब एग्जाम देंगे, तो वहां पर आपको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जितना स्टैंडर्ड आपका हाई होगा वहां पर उतना ही ज्यादा आपको सवालों के की गहराई को भी समझने की जरूरत पड़ेगी। सामान्य तौर पर अगर 6 to 8 में है या 10 to 11 में है, 9 to 10 में है, तो उसमें आमतौर पर यही पूछा जाएगा चूना पत्थर क्या है या बालू पत्थर क्या है, सेल क्या है। तो ये सभी एग्जाम्पल आपके किसके हो जाएंगे? अवसादी चट्टानों के। तीसरा नंबर आता है आपका चट्टानों में रूपांतरित चट्टान, इसको हम लोग बोलते हैं। रूपांतरित चट्टानों में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कि जब आग्नेय या परतदार चट्टानों में ताप या दबाव या फिर दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूपांतरित कहते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से मिलता है कि जब आग्नेय और परतदार, ध्यान रखिएगा कि रूपांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? केवल आग्नेय से होता है, केवल परतदार से होता है, या दोनों से होता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये दोनों प्रकार की चट्टानों से, यानी कि आग्नेय और अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानों में तापमान या दबाव या फिर इन दोनों की वजह से अगर इसके स्वरूप में यानी कि फिजिकली और इसकी क्वालिटी गुण में बदलाव होता है, तब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, एक तो संगमरमर है। चूना पत्थर जो है अधिक दबाव और तापमान के कारण संगमरमर में बदल जाता है। तो चूना पत्थर कैसा है? अभी आपने देखा था कि ये अवसादी प्रकार की चट्टान होती है और ये तापमान और दबाव के चलते परिवर्तित होकर के किस में बदलती है? संगमरमर में। तो सवाल क्या बन जाएगा कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो ये रूपांतरित। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि यह एक अवसादी चट्टान है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ग्रेनाइट जो होता है वो तापमान और दबाव के कारण किस में बदल जाता है? नाइस में बदल जाता है या नीस में बदल जाता है। इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई चट्टान क्या है और इसमें कितने इसके प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न जो होता है वो मंटू ने किया कि सर इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इन चट्टानों के बनने की प्रक्रिया और गुण अलग अलग होते हैं, शिक्षक ने बताया। और हाँ, एक मजेदार बात यह भी है कि चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवरों या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, तब इनको हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। अपरदन क्या होता है इसको भी जरा समझ लीजिए कि एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छांट होती है, यानी कि चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? अपरदन। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए कि मंजू जो है वो पूछती है कि मंजू बीच में बोल पड़ती है कि सर पटना म्यूजियम में मैंने ऐसा जीवाश्म देखा है। तो जीवाश्म शब्द को अगर डिफाइन करने की बात आएगी जो यहाँ पर लिखा गया है, जीवाश्म का मतलब क्या होता है
कि जीव जंतुओं और वनस्पतियों के जो सड़े गले अंश होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म, यानी कि जीवों का जो शेष भाग होता है। बिल्कुल सही कह रही हो, वह पेड़ का ही जीवाश्म है। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और पूछा कि ताजमहल संगमरमर से बना है, बताओ ये कैसी प्रकार की चट्टान है। तो अभी आपने देखा था कि संगमरमर जो होता है, बच्चे ने बताया कि ये क्या है, रूपांतरित चट्टान है, क्योंकि ये चूना पत्थर पे तापमान और दबाव के बाद ये परिवर्तित होता है। उन्होंने पुनः पूछा, और हमारे घरों में जो सिलबट्टा या चकरी होती है, सिलबट्टा और चकरी आपने देखा होगा। बच्चे बोल उठे कि वह अवसादी चट्टान है और यह बालू पत्थर का एग्जाम्पल है। तब तो ये चट्टानें हमारे बड़े ही काम की हैं, है ना सर, बच्चे बोले। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो है खनिज का, यानी कि मिनरल्स का। हाँ, इतना ही नहीं, इन्हीं चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। अब सोचिए कि जो चट्टानें हैं वो बड़ी मात्रा में है और उसमें क्या होता है, खनिज पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज जो होता है उसका अपना रासायनिक और भौतिक गुण होता है। ये खनिज हमारे बड़े काम आते हैं और ये भूगर्भ से ही प्राप्त किए जाते हैं और मूल्यवान होते हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, रत्न गर्भा के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रत्न गर्भा। खनिजों को क्या कहते हैं, रत्न गर्भा। और जो खनिज आपको मिलते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक खनिज, और दूसरे को क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में दो प्रकार के फिर होते हैं, लौह युक्त और अलौह युक्त। लोहा, निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये सभी क्या है, धात्विक अलौह खनिज हैं। और इसमें अगर देखेंगे लौह युक्त में, तो ये हो गया लोहा, निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन। और अलौह में कौन कौन से हैं, सीसा है, जस्ता है, सोना, चांदी, टीन, तांबा, ये सभी। अधात्विक में कौन कौन से होते हैं, कार्बनिक होता है और अकार्बनिक। तो कार्बनिक में कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, जबकि अकार्बनिक में अभ्रक है, ग्रेफाइट है। ये सभी कैसे हैं, अलग अलग खनिज के टाइप हैं। यहाँ पर सर ने उंगली में पहनी अपनी सोने की अंगूठी को दिखाते हुए कहा कि सोना भी एक प्रकार का खनिज है। उन्होंने नीलम के पायल की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ यह पायल कौन से खनिज से बना है। तो एक बच्चे चिल्ला के बताने लगे कि चांदी की है। शाबाश, अब तो आप समझ गए कि खनिज और चट्टानें हमारे कितने काम आते हैं। सभी बच्चे एक साथ जोर से बोले कि जी सर। अब तो आप सड़क किनारे के पत्थरों को बर्बाद नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। सभी एक साथ बोले। पंकज बोला कि सर हम लोग बातों ही बातों में चट्टान और खनिज के बारे में बहुत कुछ जान गए। सर मुस्कुराते हुए वर्ग से बाहर निकल गए क्योंकि घंटी बज चुकी थी। तो इस तरीके से देखिए, जितने भी सवाल आप इस चीज़ को फील भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से आप क्लास में जाते हैं या जाएंगे, बच्चों के सवाल जो होंगे उसको किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे, उनकी क्यूरियोसिटी को जो आप सलूशन देंगे उनका, तो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही जैसे ना क्रियाकलाप टाइप का कि करके पढ़ना है, तो उसी तरीके से आपको ये सारे पॉइंट हैं। सवाल जो आपको यहाँ पर पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में वो हैं, रूपांतरित चट्टान आपको यहाँ पर बतलाना है, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है ये बताना है, रूपांतरित चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है ये आपको बताना है। फिर खाली जगह वाला भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको सवाल ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। सही मिलान वाले आप कर लिया करें, लिखने वाला आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, जैसे ये वाला है तो इसको भी आप चाहें तो एक बार आंसर अगर दे लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। वजह क्या है कि आपको अब जो पांचवा वाला जो ऑप्शन रहता है ई वाला, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो ऐसे सवालों को जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे, तो चूंकि SCERT का है तो सीधा सीधा सवाल भी आपको यहाँ से मिलता है। तो उन सभी सवालों को आप एक अच्छे तरीके से इन सभी को आप रिवाइज करिए। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आज के लिए बस इतना ही है। अगली क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।